सर ये जो पूरा मामला है, ये जिस तरीके से अवार्ड वापसी हुई, जिस तरीके से पहले डब्ल्यूएफआई का परिणाम आया, फिर दबदबा दिखाया गया, उसके पहले उसके पहले उपराष्ट्रपति साहब के अपमान को जाटों का अपमान बताया गया, ये कई सारी चीजें एक साथ चली और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड दिख रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो दबदबा था वो कायम नहीं रह पाया, दबदबा दब गया? नमस्कार। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि खेलों में राजनीति का घुसपैठ ही ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से भारत में विभिन्न खेल संगठनों में राजनीतिज्ञों की दखल है, पहुंच है, वही बहुत दुखद है। तो इस संदर्भ के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। जहां तक भारतीय कुश्ती संघ का संबंध है, आप जानते हैं कि जो इसके अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, जो राजनीतिज्ञ हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और एक दबंग जो हैं वो नेता माने जाते हैं। बहुत सारे उन पर आरोप हैं, बहुत सारे एफआईआर हैं, बहुत तरह के केसेस हैं। लेकिन उन पर जो गंभीर आरोप हमारे देश के लिए सम्मान जीतने वाले महिला पहलवानों ने लगाया, वो यौन उत्पीड़न का मामला था। और यौन उत्पीड़न का मामला, इसका मतलब है दो बात उसमें महत्वपूर्ण था। एक तो ये कि यौन उत्पीड़न किसी भी महिला का देश में हो तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए और कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे और राज्य को किसी प्रकार का उसे संरक्षण नहीं देना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के तहत। दूसरी बात, ये सामान्य महिला भी नहीं थी। देश के लिए सम्मान अर्जित करने वाली, ओलंपिक से लेकर के राष्ट्रमंडल देशों में बहुत सारे मेडल जीतने वाले, देश के लिए सम्मान हासिल करने वाली महिलाएं थी। तो यदि उन्होंने अपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कुछ आरोप लगाए थे तो इसकी तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरन उन्होंने जो है, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध किए, जंतर मंतर पर उनका प्रतिरोध हुआ, इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल है कि उसके बाद आगे चल करके जब कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया, उस समय वो भी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के दबाव में हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकार ने स्वेच्छा से इस तरह की कोई कोशिश की। अब जबकि फिर से भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष और उसके विभिन्न अधिकारियों का चुनाव हो गया, तो सवाल ये उठता है कि जीतने वाले वही थे जो ब्रजभूषण सिंह के सहयोगी रहे हैं, उन्हीं से उनका रिश्ता है। और आनन फानन में उन्होंने फौरन जो है वो अंडर 15 और अंडर 20 के पहलवानों के लिए जो है वो राष्ट्रीय चैंपियन की घोषणा कर दी, वो भी गोंडा में। तो अब समझते हैं कि ये बातें जो हुई और तुरंत जिस प्रकार से जो है कुश्ती संघ के चुनाव को स्थगित कर दिया, स्थगित का मतलब है सस्पेंड कर दिया गया है। इसका अर्थ यानी कि वो फंक्शनल नहीं है। सस्पेंशन का मतलब तो यही होता है। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? भाई, अगर अतीत का आप देखेंगे सरकार का रवैया, तो वो तो बहुत शर्मनाक रवैया रहा है। पहलवानों का किसी प्रकार का जो भी आरोप था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं हुई और तमाम प्रतिरोध और तमाम जंतर मंतर पर काफी लंबे समय तक उनका प्रतिरोध शांतिपूर्वक चला, कुछ नहीं हुआ। और पूरा देश इस बात के लिए शर्मसार हुआ कि आखिरकार ये देश जनतंत्र है, यहाँ कानून का शासन है, क्या है? यानी दबंग लोगों को अपने ही देश के लिए सम्मान जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के बावजूद उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, जो भी बातें। अब सवाल है, तो अचानक ये क्या हुआ? आखिरकार खेल मंत्रालय ने तुरंत इस चुनाव को, यानी कि 21 को चुनाव के परिणाम आते हैं और 24 को जिस प्रकार से जो है इसको स्थगित कर दिया गया, इसके परिणाम को। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो ठीक है कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया या अन्य खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ियों ने और कई खिलाड़ियों ने उसमें समर्थन भी दिया और उन्होंने भी घोषणा की वो भी अपने पद्मश्री या अन्य पुरस्कारों को लौटाएंगे। बजरंग पूनिया ने तो हिम्मत दिखाते हुए जिस प्रकार से पद्मश्री को लौटाने के लिए वो गए भी और नहीं तो फिर फुटपाथ पे ही रख के आ गए। साक्षी मलिक ने तुरंत जो है कुश्ती से अपने संन्यास की घोषणा कर दी, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सवाल उठता है कि क्या ये दबाव काम कर रहा है
या कोई और दबाव है? 3 दिनों का समय क्यों लगा? और ये कह करके कि रूल का उल्लंघन हुआ, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अंडर 15 और अंडर 20 कुश्ती की घोषणा हुई, वो रूल के एक प्रकार से वायलेशन में था, उल्लंघन हुआ। सवाल ये उठता है कि रूल का अगर उल्लंघन होगा तो आप, मेरा सवाल है ये कि अगर रूल का उल्लंघन किया है तो आप जो है, जो कुश्ती की घोषणा हुई राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की, उसको स्थगित कर सकते थे। ये सवाल बहुत जरूरी सवाल है कि आखिरकार वहां पर चैंपियनशिप को स्थगित न करके WFI को, यानी कि भारतीय कुश्ती संघ को ही स्थगित कर दिया या सस्पेंड कर दिया गया। तो ये दोनों अपने आप में अंतर्विरोध हैं। यदि आपने इसको आपने सस्पेंड किया है, इसका मतलब कोई और अतिरिक्त दबाव काम कर रहा है। एक और बात समझने की आवश्यकता है कि ब्रजभूषण सिंह जिस प्रकार से जो है JP नड्डा से मिले, फिर आगे भी हो सकता है उनकी मुलाकातें और भी भारतीय जनता पार्टी के शक्तिशाली नेताओं से हो, तो सवाल ये उठता है कि मेरा प्रश्न यही है अभी भी कि खेल को स्थगित न करके, कुश्ती को स्थगित न करके, कुश्ती संघ को, उसके निर्वाचित अधिकारियों को स्थगित करना, ये नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में नहीं है। मैं इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि यह नियमों के उल्लंघन के कारण ऐसा नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जनतंत्र में ये बात तो प्रामाणिक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चुनावों का दबाव, यानी जनता के मतों का अगर दबाव हो तो राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टी के लीडर्स कुछ भी कर सकते हैं। याद कीजिए आप कि लंबे 1 साल से अधिक समय जो है वो किसानों का आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था। 700 से 750 से अधिक किसानों की एक प्रकार से शहादत हो गई उसमें। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पूर्व जो है, प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। आखिर क्यों? ये जनतंत्र का दबाव था उत्तर प्रदेश में, और उसका फायदा भी मिल गया उनको। आखिरकार जो चुनाव में परिणाम की संभावना थी, वो संभावना के अनुरूप परिणाम नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी वहां जो है फिर से सरकार में आ गई। तो इसका मतलब है वो जनतंत्र का दबाव था। वो किसानों के प्रति कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि किसानों से तो प्रधानमंत्री मिलने भी नहीं गए और तमाम तरह के आरोप लगाए गए उनको। दिल्ली में प्रवेश करने पे कितने प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, आतंकवादी और नक्सलवादियों से संबंध, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो उस समय आखिरकार यही दबाव काम कर रहा था, जनतंत्र का जो जनमत का दबाव होता है। अब लगता है कि 2024 में लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव है और इस समय आखिरकार एक तरफ जो है वो जाट की राजनीति, किसानों की राजनीति के नाम पे उपराष्ट्रपति महोदय जो कुछ कह रहे थे, और इसी बीच में ये परिणाम आया और परिणाम आने के बाद फिर से जो है वो पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने और उसके साथ अन्य पहलवानों ने जिस प्रकार से पद्मश्री से लेकर के अन्य पुरस्कारों को लौटाने की बात कर दी और लौटाया भी। तो निसंदेह ये दबाव बन गया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, राजस्थान का जो जाट बहुल इलाका है, या हरियाणा का जो इलाका है, वहां मुख्य रूप से और देश के स्तर पर भी जो है इसकी अच्छी खासी प्रतिक्रिया हो सकती है और परिणाम स्वरूप जो है अचानक खेल संघ को ही स्थगित कर दिया, यानी कि जो कुश्ती संघ है उसको स्थगित किया गया। तो इसका मतलब है कि ये बहुत साफ है, ये जनमत का दबाव है और इन पहलवानों को सैल्यूट है कि जिन्होंने पूरी बहादुरी के साथ इस देश की जनता के समक्ष उदाहरण पेश किया और सरकार को एक प्रकार से बाध्य कर दिया इस प्रकार के फैसले लेने के लिए। तो जो ब्रजभूषण सिंह की दबंगई थी, यानी कि सांसद होने के नाते, और आपको याद होगा कि उस समय भी वो लगातार इस तरह की बातें कह रहे थे कि अगर हमें या मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो उसका परिणाम जो है, राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि कई लोकसभा क्षेत्रों में वो चुनाव को प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं और ये दबाव काम कर रहा था उस समय। लेकिन जैसे जैसे अब जो है लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो निसंदेह यह जो सस्पेंशन है भारतीय कुश्ती संघ का, वह जनमत का दबाव है और कुछ नहीं। मैं सीधे सीधे इस बात को कहना चाहता हूं। धन्यवाद जी। शशि सर,
जिस तरीके से अभी जयनारायण सर ने कहा, उपराष्ट्रपति साहब जाट हो गए। भाई पूर्व के समय पर ये चीजें नहीं देखी जाती थी, अब उपराष्ट्रपति साहब जाट हो जाते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जाते हैं। तो क्या उसी तरीके से ये खिलाड़ी भी अब केवल जाट के तौर पर ही देखे जाएंगे? देश की संपत्ति और देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि केवल और केवल जाट के तौर पर देखे जाएंगे, जाट वोटर्स के तौर पर देखे जाएंगे, जाट वोटरों के छिटकने का के डर के तौर पर देखे जाएंगे, या कुछ और भी चीजें होंगी इसमें? देखिए, खिलाड़ियों को यदि हम किसी जाति की श्रेणी में बांटते हैं, ये हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने अपने आप को जाट या किसी अन्य जाति विशेष के कटघरे में नहीं रखा है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप ये लगाए थे महिला पहलवानों ने कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लगातार महिला पहलवानों का उत्पीड़न किया है, यौन उत्पीड़न किया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहते हुए आरोप नहीं लगाया कि मैं या हम लोग जाट हैं इसलिए ऐसा किया गया, नहीं। इसलिए खिलाड़ियों के प्रति किसी प्रकार के जाति के संदर्भ में सोचना ये कुछ लोग सोच सकते हैं, खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं कहा है। हाँ, राष्ट्रपति महोदय ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने अवश्य जो है सभापति के रूप में राज्यसभा में इस प्रकार की बातें की। उन्होंने कहा कि ये जाट का अपमान है या किसानों का। वो किसान कब के हो गए? जाति की बात यानी जाति की बात उन्हें नहीं करना चाहिए। वो देश के राष्ट्रपति के बाद सबसे ऊंचे पद के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जाति धर्म से ऊपर उठ करके बातें। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नर के रूप में भी उनका संवैधानिक पद पर बैठ करके आचरण संविधान सम्मत नहीं रहा, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। इसको सबने देखा है और इसलिए निसंदेह जो है उनके आचरण पर सवाल उठने चाहिए कि व्यक्ति के रूप में वो उस पद पे हैं और संवैधानिक पद पर जब वो हैं तो वो न जाट हैं न वो किसान हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। तो हमें लगता है कि खिलाड़ियों के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मतों की गिनती करते समय जाटों की मतों की गिनती, उन्हें ऐसा लगता है कि पहलवानों के प्रति जो है वो अपनी जाति के लोगों का जो है विश्वास बहुत होगा और इसलिए निर्वाचन में हो सकता है कि जाटों का मत उन्हें, जाट जाति का मत उन्हें ना मिल पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेशन है, पहलवानों का कैलकुलेशन नहीं। पहलवानों ने तो सीधे सीधे कहा कि यौन उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो। बहुत सीधा सवाल था। लेकिन ये आप जानते हैं कि ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है कि जातियों में समाज को बांटा जाता है और खास करके जिसको हम कहते हैं कि जाति का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। सामाजिक तौर पे तो कास्ट पहले से विद्यमान था और उसके बहुत सारे जो हैं प्रभाव कम भी हुए। देश में संविधान लागू हुआ और जिस प्रकार से जाति व्यवस्था को और तमाम चीजों को संविधान ने नकारा और समता की बात हुई, खास करके राजनीतिक समानता और तमाम अन्य सामाजिक समानता। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि सामाजिक रूप से जातीय संस्थाओं का प्रभाव कम हुआ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लगातार जो है एक जाति का प्रभाव वो बढ़ता चला गया। ऐसी स्थिति में पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों को तय करते समय जाति का ध्यान रखना, लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के क्षेत्रों में जाति की गणना करना और ये तमाम सारे सवाल करके और फिर ये तय करना। सवाल ये उठता है, बल्कि बात तो ये थी कि जगदीप धनखड़ साहब को जो उपराष्ट्रपति बनाया गया उस समय भी ये चर्चा थी कि आखिरकार इनका कद इतना बड़ा नहीं है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें पार्टी ने सही समझा। लेकिन चूंकि गवर्नर रहते उन्होंने पार्टी के एक प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता जैसा आचरण किया, पार्टी के नेता जैसा आचरण किया, संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी के रूप में आचरण नहीं किया। दूसरा, राजस्थान वगैरह में चुनाव की संभावना थी और इसीलिए जगदीप धनखड़ साहब को जो है वो उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे उस समय भी वो जात का फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहा होगा भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। तो ये भारतीय लोकतंत्र की अपनी विडंबना है कि हम उसके बियॉन्ड देख नहीं पाते। खिलाड़ी को भी हम क्या, आप जब वो तो भारत के खिलाड़ी के रूप में मेडल जीत रहे थे, चाहे राष्ट्रमंडल देशों में जीते या ओलंपिक में जीते या एशियन गेम्स में जीते, जिस भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने वो तो और दुनिया ने भी उन्हें जाट के रूप में नहीं या किसी अन्य जाति के संदर्भ में नहीं, बल्कि एक भारतीय के नाते
उनकी जीत को जो है तिरंगा के द्वारा भी और राष्ट्रीय गान और तमाम और पूरे देश ने उसको जश्न मनाया। तो सवाल सिर्फ इतना है, यह समझ किसकी है? ये समझ सामान्यतः राजनीतिक पार्टियों की है और यही कारण है कि अभी भी जो है वो पहलवानों के संदर्भ में जो कैलकुलेशन वो कर रहे हैं और चूंकि उस कैलकुलेशन में उन्हें लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने उसी जातिगत ढांचे में देखने की कोशिश की। अन्यथा जिस दिन हमारे महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के जो है वो आरोप लगाए, उसी दिन ब्रजभूषण सिंह को पार्टी दल से निकालती और दल से निकालने के बाद उसे कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन उनकी दबंगगिरी तो जारी रही और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कभी कहा। यह प्रधानमंत्री की विशेषता है कि जब समय आता है तो इन मुद्दों, मणिपुर से लेकर के तमाम मुद्दों पर बहुत, आप जानते हैं कि संसद में मुंह खोला और ठीक जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर उनको बोलना था उसी दिन संसद के बाहर भी मुंह खोला उन्होंने। मणिपुर जैसे कितने देश के लिए शर्मनाक घटना हुई, लगातार इतनी हत्याएं हो गई, महिलाओं के साथ क्या नहीं हुआ, नंगा घुमाया गया। अब जब देश में महिलाओं का सम्मान नहीं हो, यह कहना काफी नहीं है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं धर्म के लिए और तमाम, देखिए, लेकिन सवाल है कि देखिए कितना अंतर्विरोध है कि नारी की पूजा करने की बात करने वाले देश में महिला पहलवान, मैंने बार बार कहा है कि वो सामान्य महिलाएं भी नहीं थी, अन्यथा साधारण से साधारण महिला के खिलाफ भी यदि यौन उत्पीड़न होता है तो कानून के द्वारा सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो तो सम्मान जीतने वाली महिलाएं थी और उनके समर्थन में बहुत सारे पहलवानों ने और खिलाड़ियों ने जो है समर्थन दिया उनका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल सिर्फ ये उठता है कि इस देश में बातें करने से नहीं होगा। बातें तो यहाँ की जाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, और देश में ही जो विभिन्न समुदायों और कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैलाई जाती है। आपने देखा होगा कि G20 का नारा पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा को कुटुंब मानने वाले अपने देश में ही अपने भारतीयों को कुटुंब क्यों नहीं मान रहे? ये अंतर्विरोध है इस समाज का कि जहां, और राजनीति में ये अंतर्विरोध और खुल करके आता है। आम आदमी अपने जीवन में इतना अंतर्विरोध नहीं भी रखता है, लेकिन राजनीति करने वाले इन अंतर्विरोधों को सामने रखते भी हैं और अपने आचरण में उसे दिखा भी देते हैं। और प्रधानमंत्री और तमाम जो लोग हैं आज, उनके आचरण में तो आप साफ साफ देख सकते हैं। अभी जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके भाषण को भी देखिए, कह रहे हैं कि पूरे राज्य में जो है जहां जहां कृष्ण के पैर थे, चरण पड़े, हम वहां उनको तीर्थस्थल बनाएंगे। सवाल उठता है, ये देश क्या तीर्थस्थल बनेगा? ये देश क्या मंदिर और मस्जिद और ये गिरजाघरों में या अन्य धार्मिक संस्थानों में भटके रह जाए? शिक्षण संस्थानों में भी ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जो तर्कशील समाज बने, वैज्ञानिक सोच बने, मानवता का कद्र हो और राष्ट्रीयता की बात अगर है तो सारे भारतीयों को समान रूप से संविधान के अंतर्गत उनको अधिकार भी, उनकी स्वतंत्रता भी और उनका सम्मान भी। लेकिन ये तो कहीं नहीं दिखता है। इसीलिए मुझे लगता है कि महिला खिलाड़ियों ने अपने विरोध को जाति विशेष का विरोध बना करके प्रस्तुत नहीं किया। यह जाति विरोध या जाति के स्तर पर विरोध बनाने की कोशिश, या अभी जिस प्रकार से फैसले हो रहे हैं उसमें जरूर उन्हें जाति के रूप में देखा जा रहा है। अन्यथा उन्होंने तो कहा कि अगर कुश्ती संघ में ऐसे लोग दोबारा या उन्हीं के लोग जीतेंगे तो ऐसे में नारियों का लगातार यौन उत्पीड़न जो है भविष्य में भी होगा, इसकी कोई गारंटी। उन्होंने, साक्षी मलिक ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि कई महिला खिलाड़ियों के उनको फोन आए और वो बहुत परेशान थी कि आगे भी जो है, क्योंकि आफ्टर ऑल डिलिंक नहीं हुआ, या तो एक महिला जो है भारतीय कुश्ती संघ के उम्मीदवार के रूप में जीतती तो समझ में आता है, लेकिन इस देश के कुश्ती संघ के तमाम लोगों ने तो उस महिला को तो बहुत कम वोट आए। इसको वोट आया, संजय सिंह को आया। संजय सिंह कौन है? वही ब्रजभूषण सिंह के सहयोगी रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है। और देखिए आनन फानन में खेल कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियन की घोषणा भी कहां की, वहीं उसी क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्लियर लिंक था। लेकिन मैंने जैसा कहा, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि जनतंत्र में दबंगई चलती है कई बार, लेकिन हमेशा नहीं चलती है। और इसीलिए ऐसे ऐसे लोग दिग्गज भी चुनाव में हारे हैं जो कभी चुनाव में हारने की कल्पना नहीं करते थे।
वो चुनाव में हारे हैं। और यही कारण है कि ब्रजभूषण सिंह अब खुद ही कह रहे हैं कि वो भी कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं। पता नहीं वो कुश्ती कहां जाके करते थे, अब वो कुश्ती से संन्यास की घोषणा, यानी कुश्ती की राजनीति, कुश्ती संघ की राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। निसंदेह ये उन पर भी दबाव है कि बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से पार्टी की सरकार की नाक कट रही है और जनतंत्र में हो सकता है कि पार्टी को इसको नुकसान हो, इसलिए तुम अब यहां से संन्यास लो या जो भी करना है हटो यहां से। मुझे लगता है कि सीधे सीधे उनकी जो दबंगई का दबदबा था उसको ये चुनौती मिली है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने या खेल मंत्रालय ने कोई नैतिकता के आधार पर ऐसे फैसले नहीं किए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जनतंत्र में जनता की ताकत तो है जो माने या इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में चुनाव 77 में हार गई और बहुत सारे दिग्गज चुनाव हारते रहे। अब चुनाव में कितनी निष्पक्षता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ये सारे सवाल पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर जनतंत्र में आप विश्वास करते हैं तो जनता के द्वारा दिए गए मतों के अनुरूप यदि कोई जीता है तो उसको जीत के रूप में स्वीकार करना होगा, और अगर जीत के बल पे फिर बहुमत बनी और बहुमत के बल पे सरकार बनी तो ठीक है। लेकिन सरकार भी तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर बनी, चुनाव भी तो प्रावधानों के आधार पर हुए, चुनाव आयोग भी तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर है। इसलिए चुनी हुई सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश में शासन करें, और यदि वो नहीं करते हैं ऐसा, या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नहीं संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके पदों पे रह करके संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, तो निसंदेह उसको नैतिकता के आधार पर कोई दायित्व उनका नहीं बनता है कि वो पद पे रहें। लेकिन भारतीय राजनीति में नैतिकता की बातें तो अपने आप में बेमानी है। जहां भी ये बातें करेंगे, राजनीतिज्ञों के लिए कहा जाता था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। ये जो स्काउंड्रल्स होते हैं, राजनीति उनकी अंतिम शरण स्थली है। तो वहां तो, और आज की राजनीति, वो गए गांधी और नेहरू के जमाने, लोहिया के जमाने, जयप्रकाश और उसकी बातें करने वाले वो आचार्य नरेंद्र, वो गए। ऐसी स्थिति में आज की राजनीति में ये अपराध तो सभी पार्टियों से हो रहा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, संगठित है, और खुल करके सांप्रदायिकता की भी राजनीति, खुल करके जाति की भी राजनीति, और आपने देखा होगा, मैं एक बात तो मानता हूं, एक व्यक्ति जब किसी दल विशेष में बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो उसके सामने दल में जो दबंग लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, शक्तिशाली नेता, वो तभी तक शक्तिशाली रहते हैं जब तक वो प्रधानमंत्री या वो व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली है उसको महत्व देता रहता है। आपने राजस्थान में देखा, वसुंधरा राजे दिखा रही थी ताकत, शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार से बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह उन्हें निकाल करके फेंक दिया और मुंह से चू शब्द नहीं निकल रहा है। वसुंधरा राजे चुपचाप हैं, उनके सामने एक पहली बार जीते हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, हाथ में चीट थमा दिया गया था। तो सवाल है कि इन नेताओं से जनता क्या अपेक्षा करे, और वो समय भी कैलकुलेशन चलता है कि अगर मैंने पार्टी के नेता का विरोध किया तो पता नहीं उसका अंजाम क्या निकलेगा। ये तय कर देना कि जो भी अंजाम हो, गलत को गलत कहेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में तो किसी नेता में ऐसी क्षमता नहीं है। सभी एक व्यक्ति विशेष के या 1.5 लोगों की पार्टी। एक जमाने में भारतीय क्रिकेट टीम को कहा जाता था 1.5 बल्लेबाजों की जो है वो टीम, आज ये 1.5 व्यक्तियों की पार्टी है। और उसके अनुसार अब मोदी जी नहीं चाहते हैं तो उन्होंने खेल मंत्री से, वही खेल मंत्रालय जो पहले था, उसी खेल मंत्रालय ने अचानक ऐसा फैसला क्यों कहा। और मैंने आपको फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अभी भी इस निर्णय में यह अंतर्विरोध है कि उन्होंने अगर यह कहा कि रूल का उल्लंघन करके और जो चैंपियनशिप की घोषणा की है उसके लिए पर्याप्त समय पहलवानों को नहीं मिलेगा, तो ये तो खेल को स्थगित किया जाना चाहिए था या कुश्ती को स्थगित किया जाना था, और उसके लिए अगली तिथि होती। खेल यानी कुश्ती संघ को स्थगित करने के पीछे सीधे सीधे वही राजनीति है जो मैं इशारा कर रहा हूं। वो जनता से डर रहे हैं और 2024 के चुनाव में ये डर उनको अपने उस दबंग नेता को भी किनारे करने के लिए, और यहां तक कि जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने घोषणा की है कि वो भी कुश्ती की राजनीति से संन्यास लेते हैं। यानी उन्हें कहा गया होगा कि पार्टी अब तुम्हें इस तरह की दबंगई करने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि पार्टी को चुनाव में जनता का सामना करना है। शुक्रिया।